तो चलिए हम आज देखते हैं एक नई डायनेस्टी और एक नई सी टॉपिक लेकर हम आपके लिए आए हैं। और इसमें हम आज पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि दिल्ली सल्तनत के अबाउट को मुस्लिम रूल इंडिया में आई थी, किसने लाया था, क्या किया था, वो सब सारी चीज़ें हमने कवर कर लिए। अब हम लोग आते हैं एक नए सी टॉपिक पे, एक नया सा हम लोग टॉपिक कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। अब आप देखिएगा कि ये खिलजी डायनेस्टी है, कहाँ से आई थी, फाउंडर कौन थे। हमने देखा कि लास्ट में हमने थोड़ी सी ये भी बताई थी कि जो लास्ट उसके थे कैकाबाद, उनको जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था। तो आपको ये पता होगा कि इसके फाउंडर कौन हो गए, जलालुद्दीन खिलजी होंगे। तो यही सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और इस टॉपिक से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। अब एक थोड़ी सी हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है कि मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, मैं कोई भी टॉपिक लेता हूँ तो उसको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि खिलजी जो है, जो ये खिलजी जो है, खिलजी जो पहले से ही ये वर्ड था, ये नहीं कि जलालुद्दीन खिलजी के पास है, इनके जो एंसेस्टर थे वो तुर्की से थे। ठीक, तो वो तुर्की से थे उनके एंसेस्टर, और वहाँ पे ये लोग खिलजी एक कास्ट बोल सकते हो, कास्ट या डायनेस्टी साइड से ये लोग उससे बिलोंग करते थे। और वो लोग धीरे धीरे मतलब माइग्रेट, क्या था ना, पहले के ज़माने में लोग माइग्रेशन ज़्यादा करते थे। जहाँ पे खाना पीना अच्छे से हो गया तो माइग्रेट करते रहते थे। चरवाहे जो मतलब इनकी बैल बकरी जो भी थी, उन सबके जो हरे भरे जहाँ पे इलाके होते थे उन जगहों पे ये रहना पसंद करते थे। ठीक, तो ये लोग तुर्की साइड से डाउनफॉल में आते हैं और यहाँ पे आते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में बसने लगते हैं। तो ये भी पता है, तो माइग्रेटेड अफगानिस्तान है, मतलब कि अफगानिस्तान में ये भी आए तो टर्की माइग्रेटेड है ये, और अफगानिस्तान में रहते हैं। और फिर इसके बाद ये इंडिया में इनको नज़र पड़ती। अब ये बोलिएगा कि ये डायरेक्ट कोई एम्पायर थी इनकी? नहीं भाई, कोई एम्पायर नहीं थी। ये क्या था कि जलालुद्दीन खिलजी एक ऑफिसर थे, ऑफिसर के ओहदे पे स्लेव डायनेस्टी में रहते थे। ठीक, ये भी मान लीजिए कि ये भी एक स्लेव ही थे। ठीक, ये भी एक ओहदे पे थे स्लेव डायनेस्टी में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये इसमें वर्क करते करते धीरे धीरे इनकी प्रोग्रेस हो जाती है। तो कैकाबाद टाइम में ये बहुत ऊंचे वाले ओहदे पे होते। कभी जो धोखा देता है ना, अपना ही वाला देता है। तो ये सही, इन्होंने भी धोखा दिया और उन्होंने मरवा दिया या खुद से मार दिया। ये बात कहीं लिखी नहीं है, मेंशन नहीं है। और तो इन्होंने उसको ख़त्म करके अपनी डायनेस्टी कायम की दिल्ली में, जिसका नाम इन्होंने दिया खिलजी डायनेस्टी, जो इनके एंसेस्टर थे। जैसे भी हम लोग भी कुछ सारी चीज़ें करते हैं तो अपने खानदान, अपने मतलब के रीति रिवाज वाली चीज़ों को नाम देते हैं, नाम उसमें परोसते। ऐसे इन्होंने पूरा सा खिलजी डायनेस्टी का नाम रखा। ठीक, अब हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, दिखता होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये नाम इन्होंने जलालुद्दीन बाद में लिया, खिलजी तो डायनेस्टी थी। तो डायनेस्टी के बाद इनका क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने अपना टाइटल ले लिया, अपने डायनेस्टी का टाइटल ले लिया है। ठीक, फिरोज इनका रियल नेम था। देख रहे हो, अब देखो, जब तक ये अपना नाम बड़ा ना करते तो सुल्तान जैसा नाम नहीं दिखता। ठीक, टीपू पप्पू ये सब नाम जो होते हैं छोटे छोटे कॉमन लोगों के नाम होते हैं। जो एम्पायर का नाम होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, नसीरुद्दीन, जैसे महाराणा प्रताप, इस टाइप की चीज़ें नाम होती हैं वो राजाओं की होती हैं। तो छोटे छोटे जो नाम होते हैं छोटे छोटे लोगों को होते हैं, तो बड़े नाम बड़े लोगों पे शोभे। अब देखो, नाम तो इनका था फिरोज, तब तक ये क्या थे, ऑफिसर ओहदे पे थे। फिर उन्होंने क्या करा, इसमें क्या ऐड किया, जलालुद्दीन। अब होगा कि इनका खानदान, बाप दादा सबका नाम इन्होंने ऐड कर लिया और लास्ट में अपनी डायनेस्टी जो नाम रखा उस डायनेस्टी के नाम पे। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ने खिलजी का स्पेलिंग गलत लिखा है। तो देखो भाई, ये दोनों होता है, खलजी भी होता है और खिलजी भी होता है। ये बात मैं यहीं पे आपको कंफर्म कर दूं। तो खलजी भी आप लिख सकते हो और खिलजी भी लिख सकते हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। 1290 से 1296 तक इन्होंने रूल किया। अब बोलोगे तो सर जो भी फाउंडर होता है वो इतना ही दिन क्यों रहता है? जैसे वो भी आया था, कब से वो भी आपका रूल किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी इतना ही दिन किया। फिर आपका जलालुद्दीन खिलजी आए, ये भी इतना ही दिन रहते। फिर उनके बाद जो उनके बाद वाले होते हैं वो अच्छे से मजे करते हैं। और इनके टाइम में, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी पढ़ने के लिए कोई महताज नहीं है, आप लोग पहले से ही जान चुके, बहुत सारी मूवी बनी हुई है अलाउद्दीन खिलजी पे, तो उनकी भी कैरेक्टर को देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बस रियल फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। और फिर क्या था कि और ये कब मरते हैं, इतना ज़्यादा इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ही वॉज फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का अगर क्वेश्चन में आता है फाउंडर कौन है, तो बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, जलालुद्दीन खिलजी का नाम भूल जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना है, हमें बस याद रखना है फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, मतलब इसके फाउंडर कौन थे, जलालुद्दीन। ठीक, अब आते ही वाज आल्सो कॉल्ड क्लेमेंसी ऑफ जलालुद्दीन।
अब क्या आता है कि ये टाइटल इनको क्यों दिया गया, क्लेमेंसी का टाइटल इनको क्यों मिला, क्योंकि ये झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं चाहते थे, ये चाहते थे शांति स्वभाव वाले आदमी थे। अब देखो कि अभी क्या है कि डेमोक्रेसी में शांति बनी रहे तो अच्छा रहता है, बट मोनार्की में क्या होता है, अगर आप शांत रहोगे तो दूसरा आपको मारकर चला जाएगा। मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप में हो गया, उसमें क्या है कि आप अपना गुस्सा निकालो, जब तक जितना जो मारेगा, जितने जगह को जो लूटेगा वो उतना ही बड़ा किंग कहलाता था। ये हर जगह देखा गया है कि जो जितना जगह जीता उतना बड़ा किंग कहलाता था। तो ये शांति से बैठते थे, और इन्हीं का जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके नेक्स्ट वाले, वो इन पर नाराज होते थे, नहीं भाई शांति से बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर फतह करनी है तो हमें तलवार उठानी होगी, शमशेरें उठानी होगी। तो इनका ये कहना था, बट ये कहते हैं बहुत शांत स्वभाव के थे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, ये चाहते थे शांति से सारी बातें बैठ के हो जाए और हमारी एम्पायर लोगों को खुशहाल देखते हुए निकल जाए। पीस चाहते थे, ये बहुत शांति चाहते थे, ये मैंने बताया। एंड रूल विदाउट द वायलेंस अपने एम्पायर में ये नहीं कराना चाहते, ये इनकी खासियत थी, इसी की वजह से इनको ये टाइटल दिया गया था क्लेमेंसी का। अब आते ही अपॉइंटेड अलाउद्दीन खिलजी एज ए गवर्नर ऑफ कारा एंड अवध। ये याद रखिएगा, कारा और अवध का इन्होंने, कारा और अवध जगह की इन्होंने गवर्नरशिप दी, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को कारा और अवध का गवर्नर बना दिया। ठीक, अब आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वाज हिज सन इन लॉ एंड ऑल्सो नेफ्यू। अब बोलोगे कि इनका रिश्ता जलालुद्दीन खिलजी से क्या था। इनके दो रिश्ते थे, किससे, जलालुद्दीन खिलजी से। पहले क्या था कि इनके दामाद भी थे, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी भी करी थी, किससे, अलाउद्दीन खिलजी से, और दूसरा ये इनके भतीजे भी थे। तो मतलब घर में निपट गए थे कि दोनों आपस में बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि इनके भतीजे मतलब इनके भाई के बेटे थे। और फिर क्या थे कि इनकी बेटी थी, इनका कोई बेटा नहीं था जलालुद्दीन खिलजी का, तो सोचा कि इसी से शादी कर देते, चाहे कैसा भी है बनेगा तो राजा यही। अब क्या था कि वो पहले से ही गवर्नर बन चुका था। अभी देखते हैं गेम में तो ट्विस्ट अभी आएगा। अब क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी वाज ट्रीचरसली मर्डर बाई अलाउद्दीन खिलजी हिज सन इन लॉ। अब क्या होता है कि इनको किसने मरवा दिया, इनको अलाउद्दीन खिलजी ही नहीं मरवा दिया। अब क्या था कि ये थे बहुत शांत स्वभाव वाले आदमी, ये लड़ाई झगड़ा चाहते ही नहीं थे। और दूसरे तरफ था अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल इनका उल्टा, बोला कि ये बुढ़ा जब तक रहेगा हमारा काम नहीं बनने वाला है, इनको खत्म कराना ही पड़ेगा। तो बहुत मिस्टीरियस तरीके से इन्होंने मर्डर करा देती है। मर्डर करा दी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कुछ लोग बोलते हैं कि खुद से मारा था, नहीं भाई खुद से नहीं मारते, मतलब कि नाम इन्हीं का था, काम मतलब कि ऑर्डर इन्हीं का था कि इनको खत्म कर दी जाए, इसके बाद ये एम्पायर कौन संभालेगा, अलाउद्दीन खिलजी संभालेगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे हमारा अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर। अब देखिए कि बहुत लोग पहले से होता है कि प्री डिसाइडेड होता है कि अलाउद्दीन खिलजी अच्छा था या बुरा था या बहुत गंदा था, क्योंकि मूवी देखोगे तो फिक्शनल बातें होती हैं। मूवी जब भी देखो तो उसमें डिस्क्लेमर पढ़ लिया करो, उसमें सारी बातें लिखी गई थी, बहुत सारी इसमें जो रहस्य हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए है। तो ये कैसे थे कैसे नहीं थे, जब हम लोग किताबों को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से परखेंगे, तब जानेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे थे, ना ही बोल रहा हूँ बहुत खराब थे, क्योंकि मोनार्की होता है उसको तुम डेमोक्रेसी से कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो। जब मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, वो बिल्कुल अलग होता है डेमोक्रेसी से। वहाँ पे बोलने ये सब की आज़ादी नहीं होती है, जो जिसमें रूल में आता है। जब भी हिस्ट्री पढ़ो तो अपना कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ये सब सारी चीज़ें छुपाकर एक जगह तुम एक ह्यूमैनिटी के बेस पे हिस्ट्री पढ़ा करो। अब जो हुआ वो क्या कर रहा था, अभी उससे कंपेयर करके बदला लेने नहीं करना होता है, क्योंकि वो हिस्ट्री होती है। अभी हम जो जी रहे हैं वो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, ये सब सारी मोनार्कियल बातें थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का बदला लेने अभी नहीं निकलना है। ठीक, इन 1296 अलाउद्दीन खिलजी बिकम द एम्पायर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब क्या होता कि इन्होंने तो अपने ससुर जी को निपटवा दिया था, तो बनने वाले कौन थे, बनने के लिए ही निपटवाया था, क्योंकि वो बहुत शांति की बात कर रहे थे। उनके टाइम में क्या हो रहा था, कोई भी अटैक कर रहा था खिलजी डायनेस्टी पे, ये बहुत बुरी लग रही थी अलाउद्दीन खिलजी को, इनसे सहा नहीं जा रहा था। ठीक, तो इसीलिए उनको निपटवा कर खुद से गद्दी पे बैठ गए। इन 1296 अलाउद्दीन खिलजी सक्सीडेड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एंड असेंडेड द थ्रोन। अब गद्दी पे कौन बैठ गए, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी के गद्दी पे बैठ जाते हैं। यहाँ तक दो चीजें कंप्लीट हो गई, आपको भी पता था कि जलालुद्दीन खिलजी के मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। ठीक, अब आता है अलाउद्दीन खिलजी जनरल्स नेमली। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ जनरल्स होते हैं, मतलब खास आदमी होते हैं, उनके कमांडर होते हैं, उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या नाम था, ये नामें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उलूग खान, उलूग खान आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है, नुसरत खान। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने गुजरात जीत कर दी थी अलाउद्दीन के झोली में। अलाउद्दीन को गुजरात जीत कर देने में दो का मदद था, उलूग खान को और नुसरत खान, ये दोनों उनके जनरल थे, कमांडर थे। इन्होंने
अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात को जीत कर दिया। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो मलिक कफूर है, जिसको आपने देखा होगा मूवी वगैरह में बहुत बार सुना होगा, ये गुजरात की ही जंग में उनको मिला था। ठीक, तो उसका क्या था कि मलिक कफूर जो है गुजरात जंग में जब लड़ने गए थे वहीं पे इनकी मुलाकात मलिक कफूर से हुई थी। ठीक, अब आते हैं ही कैप्चर रैनथम्बोर एंड किल्ड हमीर देवा इट्स रूरल। अब क्या है कि इन्होंने रैनथम्बोर को भी जीता, बहुत जगह इन्होंने फतह की। ऐसा बोला जाता है कि बोला नहीं, सही है ये बात कि खिलजी डायनेस्टी ने ही साउथ इंडिया को इन्वाइट किया है। इससे पहले जितने भी रूलर थे वो साउथ इंडिया में नहीं जाते थे, खिलजी ही पहले डायनेस्टी रूलर थे जो साउथ इंडिया को भी फतह किया है। ठीक, तो रैनथम्बोर साउथ इंडिया की जगह नहीं है, ये राजस्थान में ही है। ठीक, तो राजस्थान को भी, इस किले को भी इन्होंने फतह किया। और हमीर देवा उसके जो रूलर थे, जो वहाँ के किंग थे, उनको इन्होंने मार भी दिया। ठीक, अब भाई मारेगा तभी तो उसकी किले को लेगा, ऐसा कोई राजा थोड़ी होगा जो गिफ्ट में ऐसे दे देगा, ऐसा तो होने नहीं वाला है। अब कुछ और किले भी इन्होंने फतह की, कुछ और जगह के किले उन्होंने फतह की, उन जगहों के नाम हम लोग देख लेते हैं। मालवा को भी कैप्चर किया। चित्तौड़ की कहानी तो आप लोगों ने बहुत बार देखा है। धार, मांडू, उज्जैन अभी भी आपको पता ही होगा, उज्जैन हम लोग नाम सुनते हैं। मारवाड़ और चंडेरी एंड जलोर, इतनी जगहों को भी फतह की इन्होंने, बहुत सारे फतह की। जंग का बहुत शौकीन था, इसको जंग करना बहुत पसंद था। अब क्या है कि अब हमने सुनते हैं कि कोई कमांडर होता है, सिपहसालार होता है, उसको जंग पसंद है। ये राजा को भी बहुत ज्यादा जंग पसंद है, ये बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करता था। खून का मतलब मान लीजिए खून का एक भूखा ही था, मतलब इसको खून करना पसंद था। इस टाइप की चीजें इनके बारे में कही जाती है और ये सही भी है, क्योंकि इतने किले फतह करना मतलब कि जंग को न्योता देना, इस टाइप की बातें थी इसके साथ। ये सब सारी चीजें ये करते रहता था, इसको पसंद थी। अब देखते हैं आगे इसके साथ होता क्या है। इतना ही नहीं है, बहुत पढ़ना है इसके बारे में हमें। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कुछ चीजें और इसके बारे में इंपॉर्टेंट। ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ब्लैक मार्केटिंग। अब देखो यहाँ पे बोलोगे ये तो बहुत अच्छा काम है यार, इसने ब्लैक मार्केटिंग को बंद कर दिया था। जो इसका मार्केट सिस्टम था ना, कि आपने पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने वहाँ पे एक देखा होगा नेपोलियन बोनापार्ट, उसने भी बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी, बहुत बुरा भी था अच्छा भी था। उससे थोड़ी बहुत इसके शख्सियत मिलती है, दोनों की जो सिमिलरिटी है थोड़ी बहुत होती है। जैसे उसने भी मार्केट सिस्टम में बहुत सारे गलत चीजें मार्केट में जो चल रही थी उनको बंद किया। इसने भी मार्केट में जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, मतलब कि बुरे तरीके से कंज्यूमर को लूटा जा रहा था, वो सब सारी चीजें इसने बैन कर दी। और बहुत तरीके से मार्केट का जायजा लेता था, मतलब कि उसका देखभाल अच्छे से करता था। उसके लिए इसने एक मार्केट को देखने के लिए एक इसने मनसब भी बना दी, मतलब एक ऑफिशियल अथॉरिटी भी रखता था जो पूरे मार्केट को देखभाल करता था। अगर मार्केट में कोई गलती होती थी तो ये दुकानदारों से नहीं पूछता था, अपने ऑफिसर से पूछता था, आपने क्या किया, मैंने आपको इस मनसब पे बैठाया था, आपको मैंने इस चेयर पे बैठाया था, तो आपने क्या किया। ईच मार्केट वाज अंडर ऑफिसर कॉल्ड सहाना। सहाना जो होता था वो ऑफिसर का नाम था जो पूरे मार्केट को देखता था। हर एक मार्केट में एक सहाना होता था, ऐसी पोस्ट थी जो मार्केट को पूरे तरीके से देखता था। ठीक, मेंटेन एंड रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स, जितने भी लोग आते थे जाते थे, शॉपकीपर्स वगैरह जितने भी मार्केट में इन्वॉल्विंग पर्सन थे, सबका ब्यौरा ये लिखता था, सबकी डिटेल ये मेंशन करता था अपनी किताब में, किसकी क्या एक्टिविटी है, वो सब सारी एक्टिविटी पे ध्यान रखना वो सहाना का काम था। सहाना का पोस्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इसका क्योंकि ये सब छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं, छोटे छोटे टर्म जो होते हैं, एग्जाम के लिए 1 नंबर के लिए आ सकते हैं, और 1 नंबर कितना अहम है आपके एग्जाम के लिए, आप उसी लिए तो देख रहे हो ये वीडियो। अब देखते हैं कि हम लोग फिर क्या होता है। ही वॉज द फर्स्ट एंड ब्रिंग स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम। अब लोग स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम क्या है भाई, ये इसका बहुत जबरदस्त एक पॉलिसी था, स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम। स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम होता क्या है भाई, अब बोलोगे आर्मी तो हमेशा खड़ी ही रहती है, तो इसने आर्मी के साथ ऐसा क्या कर दिया। हाँ भाई, बहुत कुछ बदलाव किया, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसने क्या किया था आर्मी के साथ। अब क्या होता था, कोई जंग हो रही है, ठीक, मान लो कि हमारी जंग हुई चाइना से, ठीक, तो इंडिया की पूरी आर्मी गई चाइना, और चाइना में अटैक किया और हरा दिया, और फिर हराने के बाद हम लोग रिटर्न आ जाते हैं, आ गए, हमारी आर्मी आ गई फिर दूसरे बॉर्डर पर जाने के लिए। बट अलाउद्दीन खिलजी का ये कहना था, अगर हम किसी जगह पे जंग पे गए तो वहां पे लड़ा, और कुछ आर्मी हमारी वहीं पे खड़ी रहेगी कि वो लोग फिर दोबारा से मुड़ने की इधर कोशिश ना करें, अगर कोशिश भी करते हैं तो दूर से ही नजर आ जाए, हम लोग उनको हरा दें। ये इसकी स्ट्रैटेजी थी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। स्टैंडिंग आर्मी रखता था, जिससे भी जंग करता था वो बदला लेने कभी भी आ सकता है, तो उस पर पूरी नजर रखता था। ही कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा। अलाई का दरवाजा इसने बनवाया था। अब ये कहाँ पे अलाई का दरवाजा, आपने देखा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैतुल इस्लाम मॉस्क बनाया था,
ठीक, जो कि जामा मस्जिद के कैंपस में ही है। तो उसी का साउथ वाला दरवाजा, ठीक, कुतुल इस्लाम का साउथ वाला दरवाजा इसने ही बनवाया था, अलाई का दरवाजा। एंड द प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स, इसने क्या बनाया कि एक ऐसा महल बनाया जिसका 1000 पिलर थे, ठीक, 1000 पिलरों का महल बनवाया था। एंड द फोर्ट ऑफ सीरी, सीरी में एक इसने फोर्ट भी बनवाया। तो मतलब कंस्ट्रक्शन भी करिए, कोई बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर भी जो भी है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से हमें देखना है, तो हमने इसको देख लिया है, ठीक। अब एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट को इसने बंद कर दिया, मार्केट में एक नया सा पोस्ट दे दिया जो पूरे मार्केट का देखभाल करता था। एक ऐसी अथॉरिटी होती थी जो पूरे मार्केट को देखती थी, ठीक। अब थर्ड आते हैं, ही वाज द फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी ही लेकर आता है, ठीक। अब क्या होता है, कुछ चीजें इन्होंने बनवाई भी है, कंस्ट्रक्टर करा है। अलाई का दरवाजा जो कि कुवैतुल इस्लाम मॉस्क का साउथ वाला दरवाजा है, ठीक। और प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स, 1000 पिलर्स का एक प्लेस भी बनवाया था, और सीरी का फोर्ट भी बनाया था। सीरी जो किला है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था।